नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो वाकया, जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं, वो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर का है, या बल्कि यूं कहूं कि आगरा जिले का है तो ये ज़्यादा सही होगा। आगरा जिले में एक गांव है, जिस गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था फिज़ा। फिज़ा शादीशुदा थी और भरा पूरा परिवार था, लेकिन ये फिज़ा मैरिड होने के बावजूद, शादीशुदा होने के बावजूद एक लड़के के साथ अफेयर में इन्वॉल्व थी, यानी उसका विवाहेतर संबंध था। काफ़ी दिनों तक ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि इस तरह की बातें इश्क या मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो सूनर और लेटर, देर सवेर, फिज़ा के शौहर को, उसके पति को, जिसका नाम है सेठी, उसको इसके बारे में पता चल गया। अब किसी भी पति को पता चलेगा या पत्नी को भी पता चलेगी इस तरह की बात, तो वो तो ऐतराज़ करेगा। तो पत्नी के इस अफेयर का सेठी ने ऐतराज़ करना शुरू कर दिया। अब उसने अपनी बीवी फिज़ा पर पाबंदी लगाने की शुरुआत कर दी। उसे टोका-टाकी करने लगा। वो जब भी मोबाइल फ़ोन पर बात करती, अकेले में कहीं बात करती, वो पीछे जाकर खड़ा हो जाता, सुनने की कोशिश करता। कुल मिलाकर जो गृहस्थी थी, जो घर का जो बैलेंस था, वो बिगड़ने लगा और धीरे-धीरे दोनों के रिश्तों के बीच कड़वाहट जो है वो जगह बनाने लगी और पति-पत्नी के बीच अब अक्सर लड़ाइयाँ भी होने लगी। लड़ाइयाँ काफ़ी तीखी हो जाती, कई बार बात बढ़ जाती और इसकी खबर जो है वो दोनों परिवार वालों को थी। फिज़ा के ससुराल वालों को तो खैर थी ही, क्योंकि सेठी ने अपने घर वालों को बता दिया था कि मेरी बीवी जो है कहीं और इन्वॉल्व है। लेकिन जो फिज़ा के मायके वाले हैं, उनको इसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिज़ा वन साइडेड स्टोरी सुनाया करती थी, बताती थी कि मेरा पति सेठी बड़ा ज़ालिम है, मुझे मारपीट करता है, बदसलूकी करता है, और मायके वालों को अपनी बेटी से हमदर्दी होती कि अरे ये तो देखो बड़ी गलत बात है, हमारा दामाद ठीक नहीं है, गलत निकला वो। तो ये सारा कुछ जो है उस परिवार के बीच में चल रहा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पिछले महीने, मार्च के महीने में 15 तारीख को फिज़ा अपने घर से गायब हो गई। अब फिज़ा घर से गायब हो गई तो परिवार के सारे लोग बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपने तौर पर फिज़ा को ढूँढने की कोशिश शुरू की। ससुराल वालों ने भागदौड़ शुरू कर दी। जहाँ-जहाँ फिज़ा का आना-जाना, मिलना-जुलना था, हर जगह पता कर लिया। लेकिन उस महिला के बारे में, उस लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। एक दिक्कत ये भी थी कि उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो स्विच्ड ऑफ हो चुका था। अब ससुराल वाले करते तो क्या करते, कहाँ जाते? ये बात फिज़ा के मायके वालों को भी पता चली और मायके वालों ने ये मान लिया कि बेटी हमारी गायब हो गई है, कहीं गुम हो गई है। तो उन्होंने ये मान लिया कि इस गुमशुदगी के पीछे हो ना हो हमारे दामाद सेठी का ही हाथ है। आदमी जब किसी के बारे में कोई राय बना लेता है तो फिर इस दुनिया में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग उस सांचे से या उस खांचे से बाहर नहीं निकल पाते। किसी को बुरा मान लिया तो मान लिया, वो रैशनल तरीके से, लॉजिकली नहीं सोचते। तो ससुराल वालों ने मान लिया कि हमारा दामाद ठीक नहीं है। बेटी ने कई बार कहा कि वो मारपीट, बदतमीजी करता है, तो मान लिया कि सेठी ने ही गायब किया होगा और वो पुलिस के पास पहुंचे। और फिज़ा के जो पिता हैं, उन्होंने आगरा के ताजगंज पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। अब पुलिस तफ्तीश करती रही। पुलिस ने भी वही कुछ किया जो फिज़ा के घर वालों ने और ससुराल वालों ने किया था। जितने जानने वाले लोग हैं, दोस्त यार हैं, फिज़ा जब स्कूल में पढ़ती थी, उसकी जो सहेलियाँ थीं, सबसे पूछ लिया कहाँ-कहाँ जा सकती है, नाते रिश्तेदार, लेकिन फिज़ा का कोई पता नहीं चला। बिल्कुल मतलब ऐसे गायब हो गई ना जैसे एग्ज़िस्ट ही ना करती हो। और इधर सेठी पर दोहरी मुसीबत आन पड़ी थी। एक तो पुलिस वाले बार-बार बुलाकर पूछते थे और उसे डराते धमकाते थे। दूसरा, उस पर जो मानसिक प्रेशर था या दुःख था कि मेरी बीवी चली गई। बेशक उसका किसी से अफेयर हो, इतनी ज़्यादा भयानक लड़ाई भी नहीं हुई थी कि वो मन से चाहे कि मेरी बीवी कहीं गायब ही हो जाए या मरी जाए, ऐसा नहीं चाहता था। तो उस पर दोहरी मुसीबत थी। लेकिन वो वक्त काट रहा था, इंतज़ार कर रहा था कि कभी तो सच्चाई सामने आएगी। वक्त गुज़रता रहा, पुलिस वाले तफ्तीश करते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फिर मार्च के बाद अप्रैल महीने की शुरुआत हो गई। अप्रैल महीने में काफ़ी दिनों के बाद 8 अप्रैल को जाकर फिज़ा का मोबाइल फ़ोन एक बार स्विच्ड ऑन हुआ और स्विच्ड ऑन होने के कुछ ही देर बाद वो फिर से स्विच्ड ऑफ हो गया। अब जब फिज़ा गायब हुई थी और घरवालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, तो पुलिस ने उसी समय फिज़ा का जो मोबाइल फ़ोन है उसको सर्विलांस पर लगा दिया था। ये पता करने के लिए कि उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन क्या है। मोबाइल फ़ोन अगर ऑन होगा तो लोकेशन के ज़रिए मोबाइल फ़ोन तक पहुँचेंगे, फिर फिज़ा तक पहुँचेंगे। यही आज के ज़माने में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद भी है। तो फिज़ा का मोबाइल फ़ोन सर्विलांस पर लगा हुआ था और 8 अप्रैल को उसका मोबाइल फ़ोन इत्तेफाक से कुछ देर के लिए ऑन हुआ और फिर स्विच्ड ऑफ हो गया। पुलिस ने चेक किया फ़ौरन डिवाइस में कि भाई कहाँ स्विच्ड ऑन हुआ फ़ोन, किस जगह? तो उन्होंने देखा कि आगरा से दूर संभल ज़िले के एक गाँव में फिज़ा का मोबाइल फ़ोन स्विच्ड ऑन हुआ था। पुलिस को लगा कि यही वक्त है, तुरंत रिएक्ट किया जाए और उस जगह पर पहुंचे, उस आदमी को ट्रैक करने की कोशिश करें जिस आदमी ने ये फ़ोन होल्ड कर रखा है, स्विच्ड ऑन किया है। पुलिस उस जगह पर पहुंचने में कामयाब भी हो गई। आगरा की पुलिस संभल पहुंची और उस आदमी तक पहुंच गई जिस आदमी ने फिज़ा के गायब मोबाइल फ़ोन को, फिज़ा के साथ ही गायब मोबाइल फ़ोन को स्विच्ड ऑन किया था। उस आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की, बोला मोबाइल फ़ोन कहाँ से आया तुम्हारे पास? तो वो आदमी जो है इस पूरे अफेयर से, पूरे कांड से, फिज़ा की गुमशुदगी से बिल्कुल बेखबर, अनजान था। उसने कहा साहब मैंने तो ये फ़ोन खरीदा है। बोला अरे खरीदा कैसे है?
ये फ़ोन जिसका है वो महिला, वो लड़की तकरीबन महीने भर से गायब है, तुम कह रहे हो फ़ोन खरीदा है। बोला नहीं सर, मैंने दुकान से नहीं खरीदा, मैंने तो मेरे एक जानने वाले से खरीदा है। बोला कितने रुपए में खरीदा? बोला 300 रुपए दिए थे सर। 300 रुपए में मुझे उसने सेकंड हैंड मोबाइल दिया और मैंने रख लिया और बस अभी अभी ऑन किया है। तो पुलिस ने उसकी बातों को वेरीफाई किया। पुलिस कोई भी बात जब इन्वेस्टिगेट करती है, तो जब कोई दावा करता है तो पुलिस उसको वेरीफाई करती है, क्योंकि आंख मूंद कर किसी की भी बात पर यकीन कर लेना ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन के मामले में तो नहीं चलता। तो पुलिस ने जब वेरीफाई किया तो पुलिस ने पाया कि हाँ, वो आदमी बिल्कुल सही बोल रहा है, उसका उस मोबाइल फ़ोन के गायब होने या कहीं खोने से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस ने उससे पूछा, भाई तो तुमने किससे खरीदा, उसका नाम बताओ। तो उसने बोला, हाँ साहब नाम तो मैं जानता हूँ, मेरे पास उसकी तस्वीर भी है। पुलिस ने बोला कि हाँ दिखाओ। नाम उसका भीमसेन बताया गया और तस्वीर उस आदमी ने, उस लड़के ने पुलिस वालों को दिखाई। पुलिस वाले ने तस्वीर देखा और देखने के बाद पुलिस वालों को लगा कि यार ये तो वही लड़का है जो फ़िज़ा का बॉयफ्रेंड है, इससे तो हम पूछताछ कर चुके हैं। क्योंकि गुमशुदगी के बाद जब इस मामले की पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही थी तो उसने सारे लोगों को एक्सप्लोर किया था, सब खंगाला था और उस सिलसिले में भीमसेन से भी पूछताछ हुई थी। उसने तो अनभिज्ञता जताई थी और पुलिस ने उसकी बात मान भी ली थी, क्योंकि ऐसा कुछ भी उसके बॉडी लैंग्वेज में शक करने वाली बात समझ में नहीं आ रही थी और उसकी कोई फ़िज़ा से दुश्मनी भी नहीं थी। तो पुलिस को लगा कि यार इसको तो हम जानते हैं, ये तो फ़िज़ा का जानने वाला लड़का है। तो अब भीमसेन की पुलिस को तलाश हुई, क्योंकि भीमसेन ही वो आदमी था जिसने ये मोबाइल फ़ोन 300 रुपए में संभल के उस लड़के को बेचा था। भीमसेन का संभल में कनेक्शन था, वहाँ आना जाना था। अब पुलिस ने भीमसेन को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। पहले भीमसेन ने इधर-उधर की कहानियाँ सुनाई, झूठ बोलता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो वो टूट गया और उसने मान लिया कि फ़िज़ा को गायब होने के पीछे जो वजह है वो ये है कि अब फ़िज़ा इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या हो चुकी है। और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद, भीमसेन ने ही किया था और भीमसेन ने ये बात स्वीकार कर ली, कबूल कर ली। पुलिस ने पूछा कि भाई हत्या क्यों की, एक तो ये बताओ, और हत्या करने के बाद इतने दिनों तक तुमने राज छुपाया कैसे? फ़िज़ा की अगर तुमने हत्या की तो उसकी लाश तुमने कहाँ ठिकाने लगाई? अब भीमसेन ने जो कहानी सुनाई वो कहानी सुनकर पुलिस वालों का भी माथा चकरा गया, घूम गया दिमाग, क्योंकि भीमसेन ने बड़ी गज़ब की साजिश रची और एक ऐसी साजिश जिसका शायद खुलासा नहीं होता अगर भीमसेन एक गलती नहीं करता। क्या गलती, ये मैं बताऊंगा। साजिश क्या है अब वो सुनिए। भीमसेन का ये कहना था कि फ़िज़ा के साथ मेरा अफेयर तो था, मैं भी ये जानता था कि वो मैरिड है, रिलेशन हमारा ठीक चल रहा था, लेकिन फ़िज़ा ने अचानक इस बात की ज़िद पकड़ ली कि मैं उसके पति सेठी की हत्या कर दूँ। और मैं अफेयर में था ज़रूर, लेकिन मैं किसी की हत्या नहीं करना चाहता था। मैं सेठी को नहीं मारना चाहता था क्योंकि उसका कोई दोष नहीं था, उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, वो हमारे प्यार के बीच में अड़ंगा ज़रूर लगाता था, लेकिन कोई भी पति अड़ंगा लगाएगा, मैं क्या करूँ? मैं मारना नहीं चाहता था। बोला तो फिर तुमने फ़िज़ा की हत्या क्यों की? तो उसने कहा कि देखिए, पिछले मार्च के महीने में फ़िज़ा ने मुझे ज़्यादा ही परेशान करना शुरू कर दिया था और जब वो बार-बार ये कह रहा था कि मेरे पति सेठी की हत्या कर दो, उसको मारो, हम शादी करेंगे, हम एक साथ रहेंगे, तो मैं बहुत ऊब गया था और मैं इस मामले का एक निपटारा करना चाहता था। और इसी इरादे से उसने बताया कि मैं नोएडा में काम करता हूँ, मैं नोएडा से आगरा गया फ़िज़ा के पास मार्च के महीने में, और 15 मार्च को फ़िज़ा के गाँव के बाहर एक कमरा जो खाली पड़ा रहता है, सुनसान, उस कमरे में मैंने फ़िज़ा को बुलाया। हम लोग अक्सर वहीं मिला करते थे। फ़िज़ा मिलने के लिए आई और फ़िज़ा ने आने के बाद पहले तो अच्छी बातचीत हमारी हुई, लेकिन फ़िज़ा ने आने के बाद फिर से वही ज़िद पकड़ ली कि तुमने अभी तक सेठी की हत्या नहीं की, मेरे पति को अब तक नहीं मारा, वो मेरी जान खा रहा है, तुम मुझे प्यार करते नहीं हो। इस तरह की बातें शुरू हो गई और हमारे बीच में लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हो गई तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैं जिससे इतना प्यार करता था उसने मेरा गला घोंटने की कोशिश की गुस्से में। यानी भीमसेन ये बता रहा था पुलिस को कि फ़िज़ा ने उसका गला घोंटने की कोशिश की। फिर भीमसेन ने बताया कि मैं गुस्से में आकर मैंने उसकी जो चुन्नी थी, जो दुपट्टा था, मैंने उससे उसी का गला घोंट दिया और मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मैं अगर यूँ फंदा कस दूंगा तो शायद उसकी जान चली जाएगी। मैं तो चाहता था उसे कुछ डराना या उसे मैं थोड़ा-सा नुकसान पहुँचाना चाहता था, क्योंकि खुद वो मेरी जान लेना चाहती थी, तो मैं गुस्से में आ गया था। लेकिन मैं हत्या नहीं करना चाहता था। लेकिन मैंने चुन्नी से गला घोंटा और वो बिल्कुल निढाल होकर गिर गई, उसकी मौत हो गई। बोला मैंने उसके बाद चेक किया, उसकी सांसें चेक की, मुझे एहसास हो गया कि अरे अब ये मर चुकी है। मैं बहुत डर गया था। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि अब अगर फ़िज़ा के कत्ल के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया और ये पता चल गया कि फ़िज़ा की हत्या मैंने की है, तो मैं तो बेमौत मारा जाऊँगा, मैं फँस जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने पुलिस को ये बताया कि अब उसके सिर से प्यार मोहब्बत का भूत उतर चुका था, क्योंकि जिससे वो प्यार करता था उसकी वो हत्या कर चुका था गुस्से में। उसका दिल तो खैर अपनी जगह है, अब दिल से ज़्यादा उसका दिमाग काम कर रहा था और उसे लगा कि अब गिरफ्तारी से बचना है तो किसी तरह सबूत मिटाना है। फिर उसे अचानक याद आया कि अच्छा, एक फ़िल्म है दृश्यम, जिस फ़िल्म में हत्या हुई और हत्या करने के बाद लाश को ज़मीन में दफनाया गया, लेकिन जब खुदाई हुई तो वहाँ से जानवर की लाश निकली। तो वो सारी बातें उसने दृश्यम एक बार देख रखी थी, उसे वो सारी बातें याद आ गई। फिर उसने कहा कि एक बार इस मामले में भी अगर मैं फ़िज़ा की लाश को ठिकाने लगाना चाहूँ तो मुझे लगता है कि एक बार दृश्यम फ़िल्म को देखना ठीक रहेगा। उसने फिर फ़ौरन अपने मोबाइल फ़ोन में सर्च किया दृश्यम मूवी। उसके पास कहीं से किसी ऐप पर उसको दृश्यम की वो मूवी नज़र भी आई
और उसने फिर वो दृश्यम फिल्म फिजा की हत्या करने के बाद 15 मार्च की रात को वहीं उस सुनसान कमरे में गांव के बाहर बैठकर वो पूरी की पूरी मूवी उसने देखी। यानी बगल में उसकी प्रेमिका की लाश पड़ी थी जिसकी उसने हत्या की थी, और पास में बैठकर वो पूरी 3 घंटे की मूवी देख रहा था। इस मूवी को देखने के पीछे एंटरटेनमेंट करना मकसद नहीं था, बल्कि मकसद ये था कि वो इससे ये आइडिया ले कि एग्जैक्ट कैसे वो इस मर्डर को छिपाए जिससे वो कभी पकड़ा ना जाए। इसके बाद उसके दिमाग में आइडिया आया भी, और उसने उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया। भीमसेन ने इस फिल्म को देखने के बाद फिजा की लाश को रात के अंधेरे में घसीटना शुरू किया, क्योंकि ठीक ठाक वजन था, उठाकर ले जाना मुश्किल था, और घसीटते हुए वो उस सुनसान कमरे से गांव के बाहर एक ऐसा कुआं जो अनयूज्ड था, जिसे एबंडन्ड कहते हैं या बोलचाल की भाषा में कहते हैं अंधा कुआं, उस अंधे कुएं में ले जाकर उसने फिजा की लाश को फेंक दिया। फिजा की लाश उसने कुएं में डाल दी, लेकिन वो निश्चिंत नहीं हुआ था, वो इत्मीनान में नहीं था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि लाश तो मैंने डाल दी, लेकिन अब ये लाश अंदर सड़ेगी। अब जब लाश सड़ेगी तो बदबू बाहर आएगी, फिर इसके बारे में लोगों को पता चलेगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि फिजा की मौत के बारे में जब पता चलेगा तो हो सकता है मुझसे भी पूछताछ हो। उस समय वो ये सारी बातें सोच रहा था। हालांकि जब उससे पूछताछ हुई थी तो उसने शुरू में पुलिस को तो गुमराह ही कर दिया था, लेकिन हुआ ये कि लाश को अंदर दफनाने के बाद जब वो बड़ा बेचैन हो गया तो उसने उसी रात वहाँ मिट्टी खोदी अपने हाथों से, और वहाँ उसे एक बोरी का टुकड़ा भी मिला। उस बोरी के टुकड़े से जितनी मिट्टी वो लाश के ऊपर कुएं पे डाल सकता था, उसने वो मिट्टी उस रात को डाली। उसके बाद वो चुपचाप अपने घर चला गया। सुबह होने का वो इंतजार करता रहा, रात भर वो सोचता रहा कि लाश तो मैंने ठिकाने लगा दी है, लेकिन जब तक ये लाश पूरी तरह से या तो मिट्टी के अंदर दफन न हो जाए या उसकी बदबू का कोई इलाज न किया जाए, मतलब उसका कोई रास्ता न ढूंढा जाए, तो फिर वो पकड़ा जाएगा। ये वो रात भर सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना उस कुएं में कुछ जानवरों की लाशें डाल दी जाए, क्योंकि कुआं बहुत गहरा है, नीचे अंधेरा है, पूरी तरह विजिबल नहीं है, जो तलहटी उसका है वो दिखता नहीं है साफ साफ। तो क्यों नहीं कुछ जानवरों की लाशें डाल दी जाए, जिससे अगर ऊपर से कोई ताक झांक करे देखे भी तो वहाँ जानवर मरे हुए नजर आए, और जब मरे हुए जानवर नजर आए तो लोग ये इंप्रेशन बना ले कि हाँ ये लाश जो है कुछ जानवर मरे हुए हैं जिसकी वजह से बदबू आ रही है। तो उसको ये आइडिया जो है आया, और ये सारा आइडिया दृश्यम मूवी देख कर ही आया। हालांकि ये कॉपी बुक पिक्चराइजेशन दृश्यम में भी नहीं है, कुछ उसने अपने हिसाब से इस आइडिया को मॉडिफाई भी किया था। तो इसके बाद वो गांव में घूमने लगा, अलग अलग गांव में। नौकरी नोएडा में कर रहा था, नौकरी वोकरी के तो 12 बज गए। वो अलग अलग गांव में घूमने लगा, और घूम घूम कर वो जानवरों की लाशें जो है उसकी तलाश करने लगा। कभी कहीं कोई कुत्ता मरा हुआ मिल जाए, कहीं कोई बिल्ली मरी हुई मिल जाए, वो जहां से भी कोई जानवर मरा हुआ मिलता उस जानवर को लाद कर बोरी में पैक करके अपने साथ लेकर चला आता, और इंतजार करता रात होने का, अंधेरा होने का। जैसे ही अंधेरा होता वो उस बोरी को लेकर उस कुएं तक पहुंचता जिस कुएं में उसने फिजा की लाश फेंकी थी, और वो जानवरों की लाश उस कुएं में डाल देता। इस तरह तकरीबन 4-5 दिनों तक उसने 5-6 अलग अलग जानवरों की लाशें उस कुएं में डाली, और ऊपर से जब जब उसको वक्त मिलता वो मिट्टी भी उस कुएं में डालता रहता। एक तरह से देखा जाए तो वो अपने इस प्लान में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा, क्योंकि इतने दिनों में वो लाशें सड़ी भी, और जाहिर है गांव वालों को उस बदबू का भी एहसास हुआ, लोग कुएं के पास आए भी। लेकिन फिर लोगों ने यह भी देखा कि यार अंदर तो कुछ जानवर मरे हुए पड़े हैं, और वो पहले दिन से ही मिट्टी डाल रहा था, तो जो फिजा की लाश थी उसके ऊपर तो कुछ मिट्टी जमा हो ही गया था। वो ध्यानपूर्वक डाल रहा था, क्योंकि उसको पता था कि अगर लाश के हाथ पांव दिखेंगे तो राज खुल जाएगा। तो वो मिट्टी डालता रहा, जानवरों की लाशें भी डालता रहा, उस कुएं से बदबू भी आती रही, और लोग ये मानते रहे कि जानवर मर रहे हैं, मरे हुए जानवरों की लाश अंदर पड़ी है। तो किसी ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से ये बात छुपी रही, दबी रही। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजा की गुमशुदगी के मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही थी, कत्ल के मामले की तफ्तीश नहीं कर रही थी। और इसी गुमशुदगी की तफ्तीश करते करते जब उसके मोबाइल फ़ोन को पुलिस ने सर्विलांस पर लगाया, और जब मोबाइल फ़ोन काफ़ी दिनों के बाद जाकर 8 अप्रैल को वो स्विच ऑन हुआ, तो फिर उस मोबाइल फ़ोन के स्विच ऑन होने से पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा जिसने मोबाइल फ़ोन भीमसेन, इस आदमी से जो प्रेमी है उससे खरीदा था। भीमसेन ने 300 रुपए में वो मोबाइल फोन उस आदमी को बेच दिया था कत्ल करने के बाद, और इसके बाद पकड़ा गया। गलती क्या थी? देखिए, अगर कानून के नज़र से देखें तो गलती कुछ नहीं थी, जो हुआ बढ़िया हुआ। लेकिन अगर हम उस कातिल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उसने वो जो एक छोटी सी गलती की ना, कि 300 रुपए का लालच कर बैठा, उस मोबाइल फ़ोन को किसी को बेच दिया, उसकी वजह से वो पकड़ा गया। ऐसा नहीं है कि अगर वो फ़ोन नहीं बेचता तो नहीं पकड़ा जाता, किसी दूसरे तरीके से पकड़ा जाता, क्योंकि गुनहगार फंसते तो हैं। लेकिन हाँ, वो मोबाइल फ़ोन बेचना इस मामले में उसके लिए एक अल्टीमेट गलती हुई। अगर वो 300 रुपए का लालच करके मोबाइल फ़ोन नहीं बेचता तो शायद वो पुलिस को कुछ और दिनों तक गुमराह करने में, छकाने में कामयाब होता। लेकिन सूनर और लेटर पकड़ा भी जाता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जुर्म करके इंसान बच नहीं सकता, खासकर कत्ल जैसा गुनाह करके। पुलिस हमारी तफ्तीश करती है और इतने करोड़ों लोगों की आबादी में गुनहगारों को पकड़ती है। कत्ल के मामलों में तो पुलिस बहुत सिंसियर और सीरियस तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है, चाहे वो किसी भी राज्य की पुलिस हो। ऐसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है एज अ क्राइम रिपोर्टर। तो इस मामले में भी वो पकड़ा जाता, लेकिन मोबाइल फ़ोन का बेचना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी गलती रही, जिसकी वजह से वो समझ लीजिए महीने भर के अंदर ही गिरफ्तार हो गया। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें कत्ल पहले किया, ठिकाने लगाने के लिए लाश के पास बैठकर उसने मूवी देखी, और फिर एक गलती की वजह से उसकी पोल खुल गई। इस पूरे घटनाक्रम पर, पूरी कहानी पर आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। पिछली जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से राजस्थान के राजसमंद ज़िले में एक लड़की को अपने पिछले जन्म की बातें याद हैं, और वो एक एक चीज़ इस जन्म में
पिछले जन्म के बारे में बता रही है, जिसकी तस्दीक उस लड़की के घर वालों ने खुद उसके पुराने जन्म वाली जगह पर जाकर की है। तो बहुत सारे लोगों ने इस कहानी को सुना है, एप्रिशिएट किया है और वो ये मानते हैं कि हाँ ऐसा बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये सारी बातें काल्पनिक लगती हैं। खैर देखिए, आप सारे लोग स्वतंत्र हैं अपनी अपनी राय कायम करने के लिए, मुझे किसी पर कोई आइडिया, कोई थॉट प्रोसेस थोपना नहीं है और आप सारे लोग अपनी बात कहने के लिए भी आज़ाद हैं। तो जिनको उस कहानी पर एतबार है उन्हें एतबार मुबारक, जिन्हें एतबार नहीं है उन्हें विश्वास न करना मुबारक। तो आइए कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ और आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, वो बातें जो है आप लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ। आई एम फ्रॉम राजसमंद राजस्थान नियर टू नाथ द्वारा। एक हमारे दर्शक हैं रमेश दवे, वो अपने बारे में बता रहे हैं। पी के चंद्रा ये बता रहे हैं कि उनकी बहन की भी अकाल मृत्यु हो गई हाल ही में और काश कि उनकी बहन भी कहीं से वापस आ जाए। काश कि ऐसा हो दोस्त, और कोई बहुत मतलब अद्भुत बात नहीं है ये, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है हिंदू धर्म की मान्यताओं में पुनर्जन्म तो है। तो अगर पुनर्जन्म है और अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो आप इस उम्मीद में रह सकते हैं और भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं। किट्टूस चैनल के नाम से एक आईडी है और इन्होंने ये कहा है कि वो मेरी स्टोरीज रोज़ सुनती हैं बट कभी कमेंट्स नहीं किया, ये सोचकर कि आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा तो मैं उदास हो जाती, बट अब मैंने हिम्मत करके कमेंट किया है। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टोरी सुनाते हो, थैंक यू सर किट्टूस चैनल। तो एनीवे देखिए, मेरा ये कहना है कि कमेंट्स पढ़ना नहीं पढ़ना वो एक इत्तेफाक की बात है। मैं आप लोगों के सामने मोबाइल खोलकर रैंडमली कमेंट पढ़ता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और कमेंट जो है इत्तेफाक से, अच्छा कमेंट दो तरीके से पढ़ता हूँ, एक तो न्यूएस्ट फर्स्ट करके पढ़ लेता हूँ और एक बार जो बाय डिफॉल्ट ऊपर आता है उस तरह से पढ़ लेता हूँ, ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं बाद में कमेंट करूंगा तो न्यूएस्ट फर्स्ट वाला पढ़ूंगा तो फिर कमेंट उसका ऊपर आ जाएगा, मैं पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं करता हूं, तो दोनों तरीके से कमेंट पढ़ता हूं। तो रैंडमली पढ़ता हूं, तो कई बार कई लोगों के कमेंट ऊपर आ जाते हैं, पढ़ लेता हूं, कई बार कई मिस हो जाते हैं। तो कई लोग मैं देखता हूं नीचे शिकायत करते हैं कि मैंने आपको बहुत बार कमेंट किया, आपने कभी नहीं पढ़ा, आज के बाद मैं कभी कमेंट नहीं करूंगा, वो थोड़ा नाराज भी होते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये कोई पिक एंड चूज वाली बात नहीं है। आप सारे लोग मेरे उतने ही अजीज हैं और उतने ही रेस्पेक्टेबल हैं, आप मुझे सुनते हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। तो मैं थैंकफुल हूं और मैं रैंडमली कमेंट पढ़ता हूं। रेखा भट्ट जी हमारी रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने कहा कि वाकई बहुत अच्छी कहानी सुनाई, पुनर्जन्म होता है, जय हिंद जय भारत सुप्रतिम, थैंक यू वेरी मच। प्रदीप कुमार जी ने भी कमेंट किया है, सत्य सनातन, सनातन ही सत्य है, हमारे एक दर्शक ने लिखा है, LOL समथिंग के नाम से काटी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। वैभव नितेश ने एक फिल्मी डायलॉग जो है लिखा है, लेकिन फिल्मी डायलॉग में दम है, उन्होंने लिखा है प्यार कभी मरता नहीं हम तुम मरते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। फिल्म क्रिमिनल का एक गाना है, आप लोगों ने सुना होगा, तुम मिले दिल खिले, बहुत अच्छा वो कंपोज किया हुआ कंपोज्ड सॉन्ग है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से ये लाइनें उसी गाने से वैभव नितेश ने भी पिक की हैं। जया अवस्थी ने कमेंट किया है, जय हिंद जय भारत, उन्होंने लिखा है, बहुत स्वागत आपका। क्रिक स्टार के नाम से काटी है, बहुत बढ़िया सुंदर घटना, उन्होंने ऐसा लिखा है। इस्लाम में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है मतलब बोलकर डॉट डॉट हमारे एक दर्शक ने लिखा है। ब्लैंक काटिज उस आईडी से उन्होंने कमेंट किया है। सुमति परब ने कमेंट किया है। रोहित रानी का कमेंट है। सुप्रतिम भाई गुड डे लिखते हैं। संजय मिचू का कमेंट है, जब तक आपके पास वीडियो एविडेंस ना हो और बच्चे से आपने खुद बात न की हो तो इस तरह की कहानी नहीं सुनानी चाहिए, ये उन्होंने मुझे सलाह दी है। चलिए आपकी सलाह मतलब मैं उसका एहतराम करता हूँ, बहुत धन्यवाद आपका। योगेश धर ने भी कहानी सुनाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल्या या कौशल्या जी हैं, इन्होंने भी अपनी कहानी सुनाई, उन्होंने कहा कि कहानी सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा सर जी, क्राइम से हटकर कुछ नया सुनने को मिला। वाच होम के नाम से एक आईडी है, उन्होंने ये लिखा है कि कहानी पूरी तरह से फेक लग रही है, 2022 की बात है, फिर वीडियो क्यों नहीं है बातचीत का, लड़की की जो तस्वीर है उसके बारे में भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि ये सब घटनाएं गाँव में ही क्यों होती हैं, शहर में क्यों नहीं होती, इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। बदले में हमारे एक दर्शक ने उनको एक यूट्यूब का लिंक भेजा, वो यूट्यूब का लिंक क्या है मैंने अभी चेक नहीं किया है, और उन्होंने लिखा है कि उस गाँव में जाकर फैक्ट चेक करो, सिर्फ एक फोटो से जजमेंट दे दिया, ऐसी घटनाएं कम होती हैं, कभी शहर वालों का भी नाम आ जाएगा। कुल मिलाकर जैसा कि मैंने आपको कहा कि पुनर्जन्म एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। ये बात सिर्फ धर्म से रिलेटेड है या नहीं है उसकी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग भी आपको मिलेंगे जो शायद पुनर्जन्म पर यकीन न करें, और बहुत सारे ऐसे गैर हिंदू भी मिलेंगे जिनको शायद पुनर्जन्म पर यकीन हो क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से कुछ देखा हो। तो ये एक टॉपिक टू डिबेट है, और ऐसा नहीं कि ये भारत की बात है, पूरी दुनिया में रीबर्थ री इनकारनेशन पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, हो रहे हैं, और लोग इस पर चर्चाएं करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में भी इस तरह के केसेस देखने सुनने को मिलते हैं। मैं ये बात उनको बताना चाहता हूँ जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ भारत के कुछ राज्यों के कुछ गाँव में ही ऐसे मामले क्यों होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई पुनर्जन्म की थ्योरी को पुश कर रहा हूँ, मेरी जो फाइंडिंग है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। रतन कंवर ने भी अपनी बात रखी है, बिजनेस टिप्स के नाम से एक आईडी है। अनिल शाक्य जी ने कमेंट किया है। राम रशिया के नाम से एक आईडी है, शायद इन्होंने भी अपनी बात रखी है। गायत्री है, उन्होंने कहा है कि मेरे गांव से भी करीब 30 साल पहले एक बच्ची आई थी, पुनर्जन्म की बातें बताती थी, 2.5-3 साल की थी। ज़्यादातर मामलों में मैंने अपनी कहानी जब आप लोगों को सुनाई थी तभी मैंने बताया था, ज़्यादातर मामलों में पुनर्जन्म की ये किस्से कहानियाँ या जो भी कह ले एक्सपीरियंसेस लोग तभी सुनाते हैं जब वो छोटे रहते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं ना, उनकी पुरानी यानी पिछले जन्म की जो मेमोरीज है वो फेड आउट होती जाती है। ऐसा बहुत सारे केस स्टडीज़ में मैंने देखा है और मैंने सुना भी है। कौशल यादव ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, और उन्होंने कहा है कि उस लड़की के बारे में और ज़्यादा डिटेल जो है वो मतलब जानकारी देनी चाहिए।
और भी बहुत सारे लोगों का कमेंट है। फुमुल उर्खा के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। और सूर्य नारायण दिल्ली से हमारे रेगुलर लिसनर हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। अभिषेक प्रजापति ने कमेंट किया है। विवेक खान रायज़ादा का कमेंट है, उन्होंने एक वीडियो लिंक भेजा है। राहुल खंडेलवाल हैं और भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए, इतना सारा कमेंट करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। ये सिलसिला हमारे और आपकी बातचीत का यूं ही चलता रहेगा। आज की जो स्टोरी है उस पर आपकी जो राय है प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। और आज हमारे साथ हमारे सीनियर कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी नहीं है, उनकी जगह एकदम हमारे यंग और एनर्जेटिक कुंज बिहारी जी हैं कैमरा पर्सन। तो वो आज इत्तेफाक से बैठकर स्टोरी सुन भी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो मुझे और कुंज बिहारी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।